नमस्कार मित्रों, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, ये महीना हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, जिसकी थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। और इसीलिए आज का जो हमारा विषय है वो है पोषण और अस्थि रोग। और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल डॉक्टर DS मीणा साहब, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल स्वास्थ्य की बहुत सी गंभीर चीज़ें सामने देखने को मिलती है। तो हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जैसा हमारा मौजू भी है, कि अस्थि रोग और पोषण। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मानव स्वास्थ्य में पोषण का क्या महत्व है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है। आप पोषण हर चीज़ से अपना रिलेशन रखता है जी। आपकी डेवलपमेंट को देखते हैं तो इस पे पोषण डिपेंड करता है। आपका आगे की फिजिकल एक्टिविटीज़ सारी पोषण पे डिपेंड करती है। जी। तो पोषण एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जिसमें आप डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। और अगर आपका पोषण नियमित तरीके से ढंग से जितना रिक्वायर्ड कैलोरीज आप लेंगे और जितना रिक्वायर्ड कैलोरीज लेंगे उतनी कैलोरीज को आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करके बर्न करेंगे तो आपका सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा और किसी तरह की आपका बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ बच्चे का होना ज़रूरी है। तो स्वस्थ बच्चा हो, इसलिए गर्भवती महिला को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या उसको उपाय अपनाने चाहिए। इसमें आजकल तो बड़ा जो फीमेल्स हैं बड़ी विजिलेंट हो गई जी। पर्टिकुलरली लिटरल फीमेल जो लिटरेट फीमेल्स हैं ये बड़ी विजिलेंट है अपने बच्चों के लिए। और ये बाई एंड लार्ज 20 बच्चा जो ही पेट में करीब 7-8 वीक का ही होता है, तो जब से वो सोनोग्राफी अपने फिजिशियन से मिलना बराबर मिलती जुलती रहती है, जिससे कि पेट के अंदर ही कोई अर्ली डिटेक्शन जो कंजेनिटल बीमारियां होती है जिनको जल्दी मालूम चल जाता है उनको आप टर्मिनेट करा सकते हो। बच्चा आपका अपंग पैदा नहीं होगा, बच्चा किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होगा बच्चे में जब वो बर्थ लेगा जी। तो ये तो आपको प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद ही 6-7 वीक से ही आपको अपना हिंदी में चेकअप कराना चाहिए। जहाँ तक सवाल है डाइट का, तो इसमें तो 100% का डायरेक्ट रिलेशन है। आप डाइट अच्छी होगी, आपका आने वाला बेबी अच्छा होगा, बेबी को किसी तरह की डिजीजेज नहीं होगी। और आज की जो नई जनरेशन है इनमें बड़ा स्मोकिंग और ड्रिंक्स का शौक है जी, जो बड़ा डिलीटेरियस टू दी बेबीज़ हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपका स्मोक करते हैं, इसमें निकोटीन होता है जी, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्मोक करते भी हैं तो आपको स्मोक छोड़ देना चाहिए, ड्रिंक्स लेते भी हैं तो ड्रिंक्स आपको छोड़ देना चाहिए। बेबी का डे 1 से आपको माँ गर्भावस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ता है। उसके डेवलपमेंट के लिए आपको बार बार आपके फिजिशियन से आपको मिलना पड़ता है, बार बार जो भी चेकअप रिक्वायर्ड चेकअप होते हैं वो आपको करने होते हैं। और आजकल तो ये जो कंजेनाइटल डिजीजेज जो होती हैं वो पेट में ही अर्ली डिटेक्ट हो जाती है जी। और डिटेक्ट हो जाती है तो टाइमली अगर डिटेक्ट होती है तो वो प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। तो स्वास्थ्य का बच्चा अगर स्वस्थ पैदा होगा, आगे बच्चे को किसी तरह की डिजीज़ नहीं होगी, मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और हेल्दी बच्चा होगा तो हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, पढ़ेगा लिखेगा, दिमाग उसका अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब कि अगर स्वस्थ बच्चा पैदा होगा वही एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी करेगा। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य में हड्डियों का बहुत अहम रोल है। हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर निरोग रहे और हम अच्छा जीवन गुजार सकें, इसलिए हड्डियों का भी मजबूत होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि हड्डियों का क्या रोल होता है शरीर में, क्या महत्व है हड्डियों ये का। बॉडी का आपका मेन मुख्य स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर मांसपेशियां आपके ऊपर डिपॉजिट होकर आपको शेप देती है जी। और बोन्स की शेप पे डिपेंड करता है आपका स्केलेटन, जो भी रिमेनिंग मांसपेशियां उसको कवर करती हैं। उसको अगर बोन आपका स्ट्रेट रहता है, बोन आपका नॉर्मल होता है तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होता है। बोन आपका एबनॉर्मल होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी मांसपेशियां जो कवर करती हैं वो भी इसको डिसफिगर करती हैं। तो बोन तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल होना ही चाहिए। अब इसके लिए बोन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका वही पोषण से संबंधित है, सीधा पोषण से संबंधित है। अगर आपका पोषण अच्छा है, एडिक्वेट अमाउंट में आप विटामिन डी ले रहे हैं,
जैसे आपका सन का एक्सपोजर है एडिक्वेट, आप एडिक्वेट दूध ले रहे हैं, कैल्शियम एडिक्वेट खा रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए होती है। हाँ, हम इसी प्रश्न पे दोबारा आ रहे थे। हम हमारी हड्डियां मजबूत रहे, हम स्वस्थ रहें, तो मैं ये समझता हूँ कि जब माँ गर्भवती होती है तब से ही उस माँ को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की हड्डियां मजबूत रहे। उसके लिए उसको क्या उपाय अपनाने चाहिए? वो अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से बराबर कंसल्ट तो वो करे ही करे। जी जी। जिसमें कि इस टाइम में मैक्सिमम मदर को भी रिक्वायरमेंट होता है, बेबी को भी रिक्वायरमेंट होता है। तो उनका रिक्वायरमेंट डबल हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट उनकी जो है रिक्वायरमेंट जस्ट डबल हो जाता है जी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका डाइट चार्ट होता है, जो कि उनका फिजिशियन भी डिसाइड करता है, जो उनका कई लोग फिर डाइटिशियन से भी मिलते हैं वो भी डिसाइड करता है। तो डाइट आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिक्वेट डाइट जाना चाहिए। एडिक्वेट डाइट जाएगा तो मदर भी अच्छी रहेगी और आपका बेबी भी अच्छा रहेगा। तो ये सारा ड्रग ट्रीटमेंट तो सारा आप अपने फिजिशियन के बराबर कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो वो आपको बराबर मॉनिटर करते रहते हैं और ड्रग को ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं। खाना डाइट अपना आगे पीछे होता रहता है। जैसे डाइट कई बार क्या होता है, मदर की ओवर वेटेड हो जाती हैं, वो भी गलत होता है जी जी। और कई बार अंडर वेट होती है, वो भी गलत होता है। तो ये सारा चीज़ें बिल्कुल मॉनिटर होना चाहिए और आप अपने फिजिशियन से बराबर मिलते रहेंगे, मॉनिटर होता रहेगा, तो आपको आने वाला बेबी भी अच्छा रहेगा और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि हम शुरू से ध्यान रखेंगे तो हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार लापरवाही भी हो जाती है, ख़ास तौर से जो गांव हैं हमारे, वो लोग नहीं प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से सलाह मशवरा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो गांव के पास नहीं होते, दूर होते हैं, और कामकाजी महिलाएं होती है, खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो अगर मान लीजिए उन्होंने जब वो गर्भवती रहीं उस दौरान अगर उन्होंने ये केयर नहीं की और बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर रह गई, तो वो क्या उपाय अपना सकती है ताकि बाद में हम उसको क्या फीडिंग दें, क्या करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे की मालिश भी एक मेथड होता है, तो वो हम क्या उपाय करें ताकि बाद में भी उसको कंट्रोल किया जा सके? प्रेगनेंसी के दौरान गांव में बाइलाज इनको फील्ड में काम खूब करते रहते हैं, तो काम तो करते रहते हैं, तो वो तो अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो तो अच्छी है, मदर के लिए अच्छी है, बेबी के लिए भी अच्छी है। पर उसमें मिल्क वहाँ एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल रहता है, ग्रीन वेजिटेबल्स एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल रहती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप लेंगे, एडिक्वेट अमाउंट में लेंगे, तो ये सब चीज़ों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो बात बिल्कुल आपने सही बताई, लेकिन बाद में अगर ऐसा वो ये गलती हो जाती है, बाद में बच्चा अगर कमज़ोर होता है या हड्डियाँ कमज़ोर होती है, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर बाद में बेबी को ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जैसे आपको बच्चा कमज़ोर होता है जी, कमज़ोरी के कारण होते हैं आफ्टर बर्थ जो है ज़्यादा डायरिया हो रहा होता है, दस्त ज़्यादा लग रहे होते हैं, बच्चा कुछ खा पी पा नहीं रहा है जी जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को बेटर तो ये रहे कि आपके नियर बाय किसी डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है इनको डाइट का, तो गाँव मिल्क तो आपके पास अवेलेबल है, एडिक्वेट अमाउंट में आप दूध दे सकते हैं, छाछ दही दे सकते हैं, वो आपको खूब देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि ये बच्चे वीक होते हैं, तो इसकी वजह से जो ही बच्चा चलना चालू करता है या क्रोल करना चालू करता है, तो हाथ पांव टेढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं जी। वो टेढ़े होना स्टार्ट होते हैं। बोन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बहुत हार्ड होता है, बट बच्चों का बड़ा सॉफ्ट बोन होता है। सॉफ्ट बोन वेट के अंदर जो है, अगर वो वीक बोन होगा तो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो ही बोन बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राय लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए बच्चे का। अगर टाइमली आप उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, तो ये फटाक से सब बोन अपने आप सीधी होने लग जाती है। जो ही उनको एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलेगा, एडिक्वेट पोर्शन मिलेगा, ये रिवर्सिबल होते हैं, अपने आप रिवर्ट हो जाते हैं, रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल जी। बच्चों की रिमॉडलिंग कैपेसिटी बोन्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये फ्रैक्चर होके 90 डिग्री पे भी जुड़ जाते हैं जी, और अगर आप इनको बराबर पोर्शन तरीके से दे रहे होते हैं, तो एज टाइम पासेज वो सारी एकदम स्ट्रेट हो जाती है। ये बिल्कुल अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और हमारे जो युवा लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, उनकी हड्डियां मजबूत रहे, वो उनको क्या जो है तरीके अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल उनका शरीर भी मजबूत रहे, हड्डियां भी मजबूत रहे?
जैसा आप पहले बता भी रहे थे, व्यायाम और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपना सकते हैं? ये अभी जो जनरेशन है इनका इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। जी। इंडोर इन द सेंस कि आप घर में कंप्यूटर पे आवर्स टुगेदर काम कर रहे हैं, जी हाँ। ऑफिस में आवर्स टुगेदर काम कर रहे हैं, आपका घर एसी है, आपका कार एसी है, आपका वर्किंग प्लेस एसी है, तो आपको सन का एक्सपोजर ही नहीं है। जी। जो सन जो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। ऐसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, आप लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, 4-5 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर आप दिन में सो रहे हैं, फिर आप 11 बजे तक उठ रहे हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है, पैटर्न जो चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है ये डिजीज़ क्रिएशन का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जो आज की लाइफस्टाइल है, आज की लाइफस्टाइल है। अभी आईटी सेक्टर के लोग जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं ये लोग। जी। अभी रात में जग के काम करते हैं, ऑफिस दिन में ही सोते हैं, सन का एक्सपोजर इनको बिल्कुल नहीं होता है। और फिर हमारे पास ओपीडी में ज़्यादातर ये लोग कोई नेक पेन लेके आ रहा है, कोई बैक पेन लेके आ रहा है, और जनरलाइज बॉडी एक्स लेके आ रहा है, और चिड़चिड़ापन लेके आ रहा है, घर वाले के साथ चिड़चिड़ा हो रहा है। और जब उनको इन्वेस्टिगेट कराने बैठते हैं तो विटामिन डी लेवल बिल्कुल ड्रास्टिकली लो मिलेगा इनका। जी। फिजिकल एक्टिविटी, बोन जगह जगह से बोन टेंडर होती हैं, बोन दर्द कर रही होती हैं, मांसपेशियाँ, आप एक पोस्चर में काम कर रहे होते हैं तो थक के एकदम टायर हो जाती हैं, तो आपको पेन करने लग जाती हैं, तो आपका पूरा बॉडी पेनफुल हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको बोन को भी ये स्टिमुलस चाहिए कि भाई वो उसको स्ट्रेंथ हो। बोन को आप स्ट्रेंथ जब तक बोन को नहीं मिलेगी, जब तक आप उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। प्रेशर जब आप चलेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो बोन पे प्रेशर आएगा। बोन पे प्रेशर आएगा तो बोन भी स्ट्रॉन्ग होगी। बोन पे अगर प्रेशर नहीं आएगा तो वो बोन वीक होंगी, और उनको हम कहते हैं डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस। आपने उसको काम में नहीं लिया, इसलिए बोन वीक हो गया। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है कि जो न्यू जनरेशन, कमिंग जनरेशन, यंग जनरेशन, जो आपकी ब्रेड एंड बटर वाली जो जनरेशन है, वो इन रोगों का शिकार हो रही है। तो कम से कम इसमें आप आधा घंटा या घंटा भर आपको अपने शरीर को देना चाहिए। चाहे आप कोई किसी भी फॉर्म में कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई गेम्स आप खेल रहे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो है, उसको स्टिमुलस चाहिए। जो स्टिमुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम पास के डाटाज को कंपेयर करें, अभी के डाटाज को, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, पहले ठीक है खाने पीने को बहुत कम मिलता था, तो गांव में ओस्टियोमलेशिया मतलब यंग जनरेशन में बोन का वीक होना ज़्यादा होता था। ओस्टियोपोरोसिस रूरल पॉपुलेशन में बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि लोग खूब काम करते हैं, खूब खेतों में काम करते हैं, और जो घर में अवेलेबल होता है, जो डाइट जो होती है वो रिच है कैल्शियम में। वो दूध भी लेते हैं, छाछ भी लेते हैं, और दही भी लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब लेते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस आप रूरल पॉपुलेशन में कम मिलेगा, जो कि आफ्टर 50 होता है। ओस्टियोपोरोसिस अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस एज ग्रुप में फिजिकल एक्टिविटी होती ही नहीं है। तो फिजिकली एक्टिविटी आपकी बोन को मजबूत रखने के लिए, आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए, आपके दिमाग को अलर्ट रखने के लिए बहुत सख्त आवश्यक होती है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब की। आज का जो लाइफस्टाइल है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण हो गया अर्थ के पीछे दुनिया दौड़ भाग कर रही है, और वो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा करके ये सब कर रहे हैं। खान पान भी ऐसा ही हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो युवा लोग हैं, जो आजकल मेट्रो सिटीज़ के अंदर आमतौर पर यही सब चीज़ें कॉरपोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके साथ हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो खान पान और के बारे में वो क्या सतर्कता बरते, ताकि कम से कम इफ़ेक्ट उनके शरीर पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके हड्डियों पे पड़े? आपको तो नंबर 1 तो फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला है। अर्थ आप उतना ही अच्छा कर पाएंगे जितना अच्छा आपका शरीर रहेगा। जी। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका ऑफिस वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। जी। बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस आपकी वर्किंग कैपेसिटी अपने आप ही डिटेरिएट होगी। अगर आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो गिव एटलीस्ट 1 आवर टू योर बॉडी फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज़। यू सी द डिफरेंस। यू सी द डिफरेंस इन योर वर्किंग आवर्स, you see the difference in your mental activities, and you see the difference in the whole of the behavior with your family. So the physical activity is must. And if you see the eating habits, you take the food, आप 2 बार लो दिन में, 3 बार लो 3 दिन में, आप
पर एक नॉर्मल खाना होना चाहिए, नहीं कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं और जो कैलोरीज आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो जिनको आप बर्न ही नहीं कर रहे हो। जी, आप बर्न नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट होगा, बाहर तो निकल ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात। वो डिपॉजिट होगा तो आपके सिस्टम के ऊपर वो किसी ना किसी तरीके से एडवर्स इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट देखिए, आप ब्लड प्रेशर आप बहुत ही कम 40 के अंदर ब्लड प्रेशर होने लग गया, जी, जो किसी ज़माने के अंदर 60s में देखा जाता था, जो आज 40 साल में होने लग गया। आप हार्ट डिजीज़ को देखें, हार्ट डिजीज़ आपको 30-30, 35-35 साल के अंदर डिटेक्ट होने लग गई। जो कि आपके एमआई को देखें आप, वो आप 30-30, 35-35 साल में होने लग गए। तो इन सब का जेनेसिस जो है, आपका खाना पीना गलत, आपकी फिजिकलिटी एक्टिविटी बंद, ये सब चीज़ें इसके लिए जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब, आजकल हड्डियों में पेन, खासतौर से जॉइंट पेन और घुटनों का दर्द, ये आम चलन में आ गया है। आजकल बहुत ही कम उम्र में घुटनों में बहुत पेन होता है। तो ये क्यों होता है और इसके उपाय क्या कर सकते हैं? क्या उपाय करें ताकि इसका इलाज भी पॉसिबल है या नहीं है, आप दर्शकों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हड्डियों की। आजकल आमतौर पर हर तीसरे चौथे व्यक्ति में ये जॉइंट पेन और घुटनों का दर्द कम उम्र में ही शुरू हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ये इसको, जैसे आप पोषण का विषय है, जी, इस पे ही अगर आप चर्चा करें तो ये डायरेक्टली इससे संबंध है आपके जॉइंट पेन का, आपके आर्थराइटिस का, आपके बॉडी वेट का, इन सब का, इनका आपस में ये इंटर रिलेटेड है, जिससे साइकिल है। आपका डाइटरी हैबिट गलत है तो बॉडी को आपका कैल्शियम नहीं मिल रहा है बराबर, बॉडी को खूब आप फैट दिए जा रहे हो, आप मोटे होते चले जा रहे हो। बोन आपका वीक हो रहा है, वो वीक बोन जो है, वो जो वीक स्ट्रक्चर जो है, वो आपके इतने हेवी वेट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो वो एक तरह से बोन में चेंजेस चालू हो जाते हैं। जो आपका जो कार्टिलेज होता है जॉइंट का, तो एक तरह से कुशन का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जो ही आप चलते हो तो ग्राउंड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, या ग्राउंड का जो रिएक्शन ट्रांसमिट होता है नीचे से ऊपर तक आप चल रहे होते हो, तो ये जो कार्टिलेजेस पार्ट होता है जॉइंट के अंदर, कार्टिलेज कुशन होता है, गद्दी होती है, जिसका काम है कि इस फोर्स को एब्जॉर्ब करना और बोन को अंदर ट्रोमा से बचाना। अगर आपका बोन वीक है, कार्टिलेज का न्यूट्रिशन भी बोन से मिलता है, कार्टिलेज न्यूट्रिशन बोन से लेती है। बोन वीक है, कार्टिलेज जो टाइम पास होता है, कार्टिलेज की इलास्टिसिटी ख़त्म होती चली जाती है। और अगर आपका पोषण गलत है तो उसकी इलास्टिसिटी जल्दी गड़बड़ होएगी। अगर आपको उसके साथ में और कोई डिजीज़ एसोसिएटेड है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, जैसे आपको थायराइड है, और कोई ऐसी जो जनरलाइज लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे में कार्टिलेज को पोषण बराबर नहीं मिलता। कार्टिलेज को पोषण नहीं मिलेगा, बोन को पोषण नहीं मिलेगा। आपको अगर खाना पीना बराबर सही नहीं है तो वो जो शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है कार्टिलेज की, वो ख़त्म होती चली जाती है। तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्ट फिर बोन पे जाने लग जाता है। डायरेक्ट बोन पे जाने लग जाएगा तो बोन जो वीक होने लग जाएगी, वो बोन में बेंड होने लग जाएगा और आपकी जॉइंट्स पेन करने लग जाएगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके पोषण से, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी बोन की स्ट्रेंथ से, डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके बॉडी स्ट्रक्चर से। नहीं, लेकिन अगर हो गया तो क्या ये इलाज होना संभव है इसका, या लाइलाज बीमारी है कि एक बार हो गया तो फिर उसका कोई नाइलाज उपाय बीमारी नहीं? ये नहीं है, इलाज इसका संभव है, पर मेरा स्ट्रेस इस पे प्रिवेंशन पे ज़्यादा है। जी, प्रिवेंशन, आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। जी, दूसरा, आपका खाना पीना आपका अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि बोन आपकी मजबूत रहे। मसल आपकी एक्टिव रहनी चाहिए, जिससे कि उसके बोन के अराउंड जो मसल होती है वो अच्छा काम करती रहे। लिगामेंट आपके, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोन वीक नहीं होगी, उसके चारों तरफ के लिगामेंट स्ट्रेच आउट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो वो जॉइंट के, आपके जॉइंट को अच्छा सपोर्ट देंगे। मसल अच्छी रहेंगी, जॉइंट को बचा के रखेंगी। अगर ये वीक है तो फिर आप, पहला काम आपका यही होगा कि आपको बोन को मजबूत करो। बोन को मजबूत करने के लिए आपको पोषण में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको कैल्शियम विटामिन डी लेना पड़ेगा, खाना पीना आपको उस हिसाब से अपना आप चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर ओवर वेटेड है तो वेट भी आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वेट है, बोन वीक है, वेट आपका ज़्यादा है, तो वो इम्बेलेंस हो गया, तो बोन आपका पेन करने लग जाएगा। तो इसलिए आपको वेट भी कम करना पड़ेगा।
वेट कम करेंगे, मसल को स्ट्रेंथन करेंगे एक्सरसाइजेज से, आप कैल्शियम वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे से लेंगे, डाइट अच्छी होगी, बोन मजबूत होगी, तो आपका पेन अपने आप ही आराम मिल जाएगा, ये अर्ली स्टेज में जी। और जो डिजीज़ बढ़ती है जिसमें पाँव टेढ़े हो गए आपके, जी। पाँव टेढ़े हो जाते हैं तो जो ग्राउंड रिएक्शन आपका ट्रांसमिट होता है, जो फोर्स आप चल रहे होते हो, तो जो फोर्स आपका ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, अगर आपका पाँव टेढ़ा हो गया, पाँव टेढ़ा हो गया तो फोर्स फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है, फोर्स एक साइड में ज़्यादा पड़ने लग जाता है। टेढ़ा हो गया तो एक साइड में वजन ज़्यादा पड़ गया, दूसरी साइड में वजन कम पड़ रहा है। एक जिस साइड में वजन ज़्यादा पड़ रहा है उस साइड का आपका जॉइंट जो है जल्दी ख़राब होता है। तो इसमें जैसे आप अपना एग्जांपल लेते हैं, कार चलाते हैं अपन, कार का अलाइनमेंट आउट हो जाता है, तो कार का एक साइड का जो टायर है वो टायर जल्दी घिस जाता है और कार आपकी लड़खड़ाती चलती है जब, तो सेम ये मैकेनिकल प्रिंसिपल आपका शरीर पे लागू होता है। जो ही आपका पाँव टेढ़ा हुआ, एक साइड का जॉइंट आपका जल्दी ख़राब होता है, एक साइड का जॉइंट जल्दी ख़राब होता है तो आप लड़खड़ाते हो, आप लचक के चलते हो। अब जो ही आपका लचकना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बेसिकली आपका अलाइनमेंट आउट हो गया जी। इस अलाइनमेंट को बिल्कुल आपको सही कराना चाहिए। सही कराने के लिए इसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। वही उसी पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इसका क्या सर्जिकल ही उपाय है, ऑपरेशन ही उपाय है, या कुछ और भी उपाय है, मेडिसिन से भी क्या ये ठीक हो सकता है? अर्ली स्टेज का मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज में तो आपका ये हो सकता है। जो ही आपको पाँव में तिरछापन आ गया, जो ही जॉइंट का एक हिस्सा आपका गड़बड़ हो गया, तो फिर उसमें ड्रग्स का रोल ख़त्म हो जाता है जी। उसमें तो फिर बेसिकली आपका जैसे कार के टायर्स का कार का अलाइनमेंट चेक कराना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। सेम यहाँ ऐसा कैसा है, आपको छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बोन को कट करते हैं और उसको सीधा कर देते हैं। तो सीधा कर देंगे तो आपका जो ग्राउंड रिएक्शन जो है वो बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा सीधा स्ट्रेट ट्रांसफ़र होगा। एक ग्राउंड रिएक्शन आपका यूँ पाँव टेढ़ा है उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, एक आपका स्ट्रेट होगा उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो वेट जो है वो आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा, इतने एरिया पे ट्रांसमिट होगा बजाय इतने से एरिया के। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात बताई आपने कि इसका एक ऑपरेशन उपाय और छोटा सा ऑपरेशन होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बहुत सारे लोग डरते हैं, लोग भी ये कहते हैं कि अगर एक बार घुटनों का ऑपरेशन करवा लिया तो बाद में हो सकता है सफल हो, या अगर वो असफल हो गया तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये गलत है, ये गलत है। आपको अर्ली स्टेज में आप सर्जरी कराते हैं तो इसका आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जी। और आपका जॉइंट इतना डिम है, अब इसमें समस्या कहाँ होती है, अब इस अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट लेने आते नहीं, और जो बिल्कुल एडवांस हो जाते हैं और बिस्तर में गिर जाते हैं, भाई चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया, तो फिर उसके बाद में ये हॉस्पिटल रन करते हैं। तो हॉस्पिटल फिर उसमें क्या है कि जॉइंट पूरा डैमेज हो जाता है और उसके बाद में तो आपको जॉइंट चेंज ही करवाना पड़ता है बिना रिप्लेसमेंट के। वो एडवांस स्टेज में रिप्लेसमेंट के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो संभव है, वो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल संभव है। और रिप्लेसमेंट सर्जरी भी आजकल इतनी सिंप्लीफाई हो गई और इतनी अच्छे इम्प्लांट्स आ गए कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। सारे के सारे आप ओटी टेबल में लेते हो मरीज़ को, सारे जॉइंट्स की साइज़ के आपके पास सामान रहता है, जो साइज़ आप मेज़र करते हैं वो साइज़ इसमें आप लगा देते हैं और पेशेंट दूसरे तीसरे दिन चलने लग जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों आप सबके लिए है कि सबसे ज़्यादा जो आजकल देखने को आ रहा है वो है घुटनों का दर्द, और लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं हम ऑपरेशन करा लेंगे तो हमारे घुटने कहीं बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब ना हो जाएं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका सर्जिकल उपाय है और वो आसानी से हो सकता है। डॉक्टर साहब, समय का हमारे साथ थोड़ा सा समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, आप कुछ दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि वो थोड़ा सावधान रहें और अपनी हड्डियों को, अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखें? ये मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि आपको जॉइंट पेन से बचना है जी, हड्डियाँ स्वस्थ रखनी है, तो बेस्ट तो ये है कि आप अपना डाइट जो है वो बेटर रखें, आपका वेट नहीं बढ़े और फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप अपनी बराबर करें। और सिटिंग वाला जो आपको एटलीस्ट आपको सन एक्सपोजर इतना प्लीजिंग होता है, आपको बहुत कुछ देता है सन। तो सन का एक्सपोजर मैं तो कहता हूँ हर आदमी को लेना चाहिए, मैंडेटरी है कि आपको शरीर को अच्छा चलाते हैं आप, तो सन एक्सपोजर आपको बराबर लेना चाहिए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, जैसा कि दर्शकों आपने सुना डॉक्टर साहब को भी कि स्वास्थ्य में पोषण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम अच्छा पोषण लेंगे और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया उन
चीज़ों का हम लगातार ध्यान रखेंगे, उपाय करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हड्डियां हमारी मजबूत रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।